मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट करानी सिखाऊंगा अब आपको। ठीक है, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट करनी सीखेंगे। क्या जरूरत है हमें फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने की? कहता है जो ट्रांजैक्शंस है ना, उसको आप अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करते हो तो अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हो। अक्रूवल कंसेप्ट समझते हो ना, एक होता है कैश बेसिस कंसेप्ट, एक होता है अक्रूवल बेसिस। तो आप अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, यानी कि एक्सपेंस जब माना जाएगा जब वो हो गया है, जब नहीं जब उसको पे किया गया है, यही मानते थे हम। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रांजैक्शंस हमारी इसके बेसिस पे होती है। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक केस समझा रहा हूँ, एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है मैं आपको ये समझा रहा हूँ, वाई एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है इसको समझना है। मेरा जो साल है वो 1 अप्रैल से 2000 फॉर एग्जांपल 25 से 31 मार्च 2026 का है। ठीक है, मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, रेंट पे कर दिया। ठीक है, मैंने पे करा, मान लो आज हो रहा है 1 अक्टूबर, तो मैंने हर महीने 2000 रुपये रेंट देना होता था, मैंने 16,000 रुपये रेंट भर दिया। कितने रुपये भर दिया? 16,000। अब मेरे भाई 1 अक्टूबर 2000 रुपये का रेंट होता है, अक्टूबर साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। कितना महीना गुणा 2000, कितना रेंट होना चाहिए था? भर कितना दिया? 4000 का रेंट क्या है जो अगले महीने अगले साल के लिए। मेरी किताब तो आज इसे 16,000 रुपए का किराया भर दिया, एक्सपेंस के तौर पर दिखाएगी, लेकिन 4000 इज एक्चुअली नॉट एन एक्सपेंस। तो आज आपको एडजस्टमेंट करके दिखाना चाहिए ये बात को कि एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ है वो 16 नहीं, उसमें से 4 घटाओ, 12,000 हुआ है। लेकिन पैसा तो जा चुका है ना 4000 का, तो उसे कहां दिखाऊं? उसे असेट्स के रूप में दिखाओ। किसके रूप में? असेट्स। ये प्रीपेड रेंट है, एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी बात समझनी है, अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि एडजस्टमेंट क्यों बनानी पड़ती है। ये तो लिख दिया ना, ऑलरेडी हो गया, लेकिन साल के एंड में आके पता चलता है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे थी, गलत गलत लिखी थी या नहीं लिखी थी, आज उन्हें लिखो। समझ रहे हो? या आपको याद भी होगा कि जब आप सबसे पहले जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाता है, लेकिन वो हो सकता है सही भी मैच हो या फिर हो सकता है गलत भी मैच हो। तो जो भी सही या गलत वाली जो चीजें हैं ना, वो सारी मैटर करती है किसके ऊपर? वो जो भी सही या गलत वाली चीजें हैं वो हमारी मैटर करती है, हमने कोई गलत एंट्री ना कर दी हो, उसको भी हम रेक्टिफाई करके फाइनल अकाउंट्स में ठीक करके लिख सकते हैं, या कोई एंट्री हम करनी भूल गए हो, फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे ठीक कर लो। तो हम एडजस्टमेंट अब यहां पर समझेंगे मेरे भाई, बेसिक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक करके आपको एडजस्टमेंट समझाता हूं किस किस चीजों की होती है, और आपको तीनों अकाउंट पता रहने चाहिए ताकि उन तीनों अकाउंट के अकॉर्डिंग आप अपने केसेस को समझ सको। सबसे पहली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की। इसको आप ऑलरेडी जानते हो अगर आप मेरे साथ फाइनल अकाउंट कर चुके हो। कैसे? आपको पता है इसको आप कहां लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा ये बैलेंस शीट में भी आएगा, असेट्स कॉलम में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? कोई दिक्कत है मेरे भाई इसमें? बस इसमें इतना ही है। इसके बाद एक एडजस्टेड परचेज नाम का टॉपिक आता था, उस पर बात नहीं कर रहे। अगर मेरे भाई कहीं पर भी लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कहीं पर भी लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो मेरे भाई इसका केस समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना। कोई केस दे रखा है, तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, क्या रहा है, ध्यान से सुनना। कहता है सैलरी पे कर दी थी 1,10,000 रुपए, ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है, मतलब एक ट्रायल बैलेंस होता है ना, वहां पे ऐसे सैलरी का कॉलम लिखा हुआ था ऐसे, ठीक है, और सैलरी लिखी थी 1,10,000।
पे करी है तो एक्सपेंस डेबिट कॉलम में आ गई होगी। कहता है इसके बाद अलग से एक जानकारी पता चली ट्रायल बैलेंस के बाहर, एडिशनल जानकारी में लिखा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है अभी भी 10,000। ठीक है, कह रहा है क्या होगा बताओ, ध्यान से सुनो। 1,10,000 ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सैलरी है ना, ये ऑलरेडी आपने पे कर रखी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वो सारे खर्चे इनकम आती जो हो चुके हैं। पता चला 10,000 की सैलरी अभी भी रह गई है, ये पे नहीं करी, तो इसको कर देना चाहिए। एडजस्टमेंट करने का सबसे पहला रूल याद रखना कि एंट्री हमेशा 2 साइड रिकॉर्ड होंगी, 2 जगह। पहला रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस सैलरी को लिखना होता तो कहाँ लिखते हैं? कहाँ, कौन से अकाउंट में? ठीक, क्या लिखते? कितनी? 1,00,000। काम खत्म। लेकिन सैलरी 1,10,000 लिखनी चाहिए या 1,20,000 लिखनी चाहिए? 1,00,000। एक्चुअल में दो चीज हुई है। पहली बात, ये सैलरी आज पे नहीं करी, कल को करनी, उधारी बढ़ गई, और ऊपर से ये खर्चा है, एक्सपेंस भी माना जाएगा। यहां सैलरी में 1,10,000 तो लिखेंगे, लेकिन यहां नहीं, यहां लिखेंगे 1,10,000, ठीक है। इसी के नीचे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, नेट सैलरी कितनी हो गई? 1,20,000। और 2 जगह बोला था, नुकसान तो हो गया और उसके साथ साथ उधारी बढ़ गई कि भाई कल को तो पे करना पड़ेगा। तो आप जब बना रहे होगे बैलेंस शीट, तो ये आपकी लायबिलिटी अमाउंट या आपकी असेट्स और अमाउंट, यहां पे आपने क्या लिखा होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ऊपर तो हमेशा कैपिटल आती है, नीचे की कहीं पे साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। इसका ट्रीटमेंट किसको समझ में नहीं आया? आ गया? ऐसे ही बहुत सारे आउटस्टैंडिंग खर्चे होंगे, उसमें जोड़ना, काम करना। जनरल एंट्री पूछेगा नहीं, बाय चांस पूछे क्या होगी? तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि पेमेंट भी नहीं करी है ना। इसी को कहते हैं हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कैसे? इसमें पैसा कहीं जा नहीं रहा, और ये जर्नल प्रॉपर में आती है। अगर आप ध्यान रखो तो, पूरी अकाउंट्स को याद करो तो, जर्नल प्रॉपर बनाते थे, याद है? जर्नल प्रॉपर नहीं याद? जनरल प्रॉपर जहां पे ना तो कैश की ट्रांजैक्शन, ना परचेज की, ना सेल की, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आती। समझ रहे हो? पहले तो आप इस एंट्री को समझो। नुकसान हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या ये सैलरी पे करी है क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इस तरीके से। अगला है, अब ऐसे ही सेम प्रीपेड आ गया, जो मैंने 4,000 वाला एग्जांपल समझाया था ना, समझाया था 4,000 वाला एग्जांपल। अगर ऐसा केस आ जाए तो, ठीक है ना, तो आपको क्या कह रहा है? जैसे ध्यान से समझना, बस हमें अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट समझने, क्योंकि वो चीज मेरे भाई क्वेश्चन में आएगी। 2 केस खैर बना रखे हैं इसने, ध्यान से सुनो। कह रहा है एक इंश्योरेंस प्रीमियम था 20,000 रुपए का। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा माना जाता है? क्या माना जाता है? इंश्योरेंस कभी भी असेट्स नहीं होती। इंश्योरेंस तो आपका खर्चा है कि नहीं? इंश्योरेंस है, क्योंकि वो आप अपने सेफ्टी के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, है कि नहीं? कोई भविष्य में मुनाफा नहीं देती, है ना। और LIC क्या होगी? वो ड्राइंग्स होगी। तो ये इंश्योरेंस था 20,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 रुपए पता चला ये तो अगले साल से बिलोंग करते हैं, इस साल के तो है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। तो कह रहा बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री थी, जहां पर ये ऑलरेडी ऐसा कहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा जैसे मान लो आप इंश्योरेंस कर रहे हो, ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लिखा हुआ दे दिया, इंश्योरेंस अकाउंट इस तरीके से, यहाँ 20,000 दिखा दिया, और फिर नीचे दिखा दिया कि 5,000 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है, ऐसा दिखा दिया आपको कहीं एडजस्टमेंट में। तो आप कहोगे भैया जब हम P&L अकाउंट बना रहे होंगे यहां पर, क्योंकि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ये बात तो क्लियर है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे भाई इसको आप यहां लिखोगे ऐसे, ये अपना इंश्योरेंस है। पुराने जमाने में क्या होता था, इंश्योरेंस यहां 20,000 लिख देते थे, और वहां पर इंश्योरेंस प्रीपेड लिख देते थे 5,000। लेकिन अब क्या करोगे, यहां इंश्योरेंस लिखोगे 20,000 का, और इसमें माइनस करोगे
प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 5,000, क्योंकि नेट इंश्योरेंस तो कितने का है 15,000 का, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप इसको बैलेंस शीट बनाओगे बेटा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां बैलेंस शीट में आप इसे असेट्स कॉलम में लिखोगे कि ये इंश्योरेंस प्रीपेड है, मतलब हमने पे कर दिया लेकिन अभी हमारा हक नहीं बनता था पे करने को। इंश्योरेंस हमने पे कर दिया लेकिन अभी हमारा हक नहीं बनता था इसको पे करने का, इसको मतलब हमें अभी पे नहीं करना चाहिए था और हमने इसको जबरदस्ती पे कर दिया। तो क्यों ना हम इसे ऐसा दिखाएं कि एक्सपेंस हमारे से 15 का ही है और जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है 5,000, देखो बैलेंस देखो, यहाँ पे 20 आता और यहाँ कुछ भी नहीं आता, जबरदस्ती आपका 10,000 का खर्चा बढ़ रहा था। अब आप क्या करोगे, यहाँ दिखाओगे कि खर्चा एक्चुअल में से 15 का है और जो 5 एक्स्ट्रा भर दिया वो मेरी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि अभी वो खर्चा हुआ नहीं है, जब वो होगा देन इट विल बिकम द खर्चा। नाउ इट इज अ प्रीपेड खर्चा विच इज अ काइंड ऑफ एसेट्स। कहता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव 20,000 रुपए, मतलब आपने ना फिक्स डिपॉजिट कर रखी थी कहीं पे, ठीक है, उस पे आपको 20,000 रुपए मिले, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आपको मिला। और फिर इसके बाद लिखता है कि एक इंटरेस्ट ऐसा था, एक इंटरेस्ट ऐसा था उसमें से जो कमा तो लिया बट वो आया नहीं, कितने का 5,000 रुपए का। तो कह रहा है क्या होगा जरा बता दो। अब आप समझो, आपको ब्याज मिला 20,000 रुपए का, एक लिखा हुआ है, लेकिन पता चला कि वो 25 मिलना चाहिए था। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ गए आप केस, और दूसरा क्या केस होगा, यहीं पर ज्यादातर एडजस्टमेंट चल रही है। हाँ पहले ये तो 20,000, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में लिखा है एक तरीके से, ऐसा समझ लो, एक आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 20,000 रुपए की इनकम कमा ली, ये बात समझ रहे हो, ये इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है, मिलेगी, फायदा है। P&L के क्रेडिट में लिखा होगा फायदा, किस नाम से, बाय इंटरेस्ट के नाम से। 20,000 लिख देते अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो, लेकिन दिक्कत है, एडजस्टमेंट दे रखी है 5,000। पहले तो आप इसे बाय इंटरेस्ट यहां लिखोगे 20,000, और ये एक्चुअल में इनकम 20 है या 25 है, तो इसमें लिखोगे प्लस अक्रूड इनकम, है ना, अक्रूड इनकम लिखोगे 5,000 रुपए, कितना हो जाएगा अब 25,000 रुपए अक्रूड इनकम हो गया। इसके बाद ध्यान से सुनना, अब आप बैलेंस शीट में यहां लिखोगे कि ये बैलेंस शीट के अंदर असेट्स के अंदर कि ये इनकम मैंने कमाई तो है लेकिन मुझे अभी, तो इसे आप यहाँ क्या लिखोगे, अक्रूड इनकम कितनी 5,000 रुपए। कोई दिक्कत मेरे भाई अगर एक इनकम आप एडवांस में कमा लो तो, ये मान लो इंटरेस्ट है या कोई इनकम है, इनकम है कोई, वो आपको रिसीव हो गई इस बार और एडवांस में रिसीव हो गई मेरे भाई, एडवांस में मतलब एडवांस में आ गया आपके पास पैसा, मतलब एक तरीके से आपने इनकम कमा ली, कमा ही नहीं है लेकिन पैसा आ गया, तो अभी मेहनत करी नहीं है उस चीज के लिए लेकिन उसका फल पहले ही मिल गया, तो मेहनत करनी पड़ सकती है, तो ये असेट्स नहीं चले लायबिलिटी है। तो पहले फॉर एग्जांपल मान लो पता चला कि आपके पास टोटल 20,000 इनकम आई, जिसमें से 2,000 रुपए की अनअर्न्ड इनकम है, मतलब कमाई हुई नहीं है, तो आप उसे जैसे मान लो टोटल इनकम है, तो आप इनकम में जैसे से यहाँ लिखोगे, देखो ध्यान से, आप पहले लिखोगे बाय इनकम या फिर कोई भी बाय कोई भी पैसा है, कमीशन रेंट कुछ भी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से पता चला यहाँ पे है 20,000 रुपए का, लेकिन ये 20 का नहीं है, कितने का है 18 का, तो माइनस हो जाएगा यहाँ 2,000 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 18,000, और ये आपको कल को पे भी करना पड़ सकता है, तो ये है ना अक्रूड इनकम या फिर इसको लिख दो एडवांस इनकम, ठीक है ना, 2,000 रुपए। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलो अच्छा देखो ध्यान से सुनो, अब एक और चीज, अब आता है डेप्रीसिएशन का केस, इसमें मजा आएगा भाई, ठीक है। डेप्रीसिएशन अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आ रखा है, क्वेश्चन में नहीं एडजस्टमेंट में, कि मशीन थी 10% डेप्रीसिएशन निकालो, ये आपका बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल मशीन है मेरे पास अभी 1 लाख की और 10% डेप्रीसिएशन है जो मैंने नहीं करा, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जांपल फर्नीचर था कितने का 1 लाख असेट्स के अंदर, और उसमें से 10,000 रुपए घटा दूंगा, कितने का फर्नीचर रह जाएगा, ये फायदा है नुकसान है,
तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन कितना 10,000। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। लेकिन इसमें मजा आएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीन अकाउंट 2 लाख दे रखा है, फर्नीचर 1 लाख दे रखा है, और दोनों का जो प्रोविजन है फर्नीचर और मशीन के लिए, इसको 60,000 दे रखा है और इसको ऐसे, ठीक है ना। दोनों के लिए जो प्रोविजन है, ये डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट। मशीन के लिए 60,000 का प्रोविजन, फर्नीचर के लिए 27,000 कितने का था, 100 का। फिर उसने बोला दोनों पे 10-10% के डेप्रिसिएशन लगेंगे, तो एंट्री करो। तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 20,000, और 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना हुआ। ये अब जैसे मान लो आप डेप्रिसिएशन चैप्टर में आओ, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप ऑलरेडी क्या करते थे, जब प्रोविजन अकाउंट बने हुए होते थे तो आप हर साल मशीन का बैलेंस बीडी लिखते थे और सीडी भी वही आ जाता था। और फिर जब आप प्रोविजन बना रहे होते हो तो वहां बीडी और हर साल जो जो डेप्रिसिएशन हुआ उसको सीडी में जोड़ के लिख देते हो। ये प्रोविजन वाला केस हुआ करता था। यानी कि यहां पर आपने ऐसे ऐसे करके 60,000 इकट्ठा कर रखा है। अब इस साल डेप्रिसिएशन आपका 20,000 और आ गया, 70,100 है, और 10,000 का डेप्रिसिएशन और आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन अब आपका इतना हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, सारी एंट्री खत्म करनी है। आप करोगे क्या, सबसे पहले तो ये बात समझो कि ये जो प्रोविजन है ये ऑलरेडी मेंटेन्ड है, आपने बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो इसकी एंट्री कहीं होगी नहीं, ये सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे। तो आप जब इसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे मशीन अकाउंट में, ध्यान से सुनना, आप लिखोगे आज डेप्रिसिएशन 10 और 20,000 का हो गया, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। 20,000 का डेप्रिसिएशन, 10,000 का, 20,000 और 10,000 का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इज 30,000, काम खत्म। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ये आपने P&L अकाउंट में लिख लिया होगा, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां असेट्स कॉलम में आप लिखोगे मशीन अकाउंट कितनी, 2 लाख। 2 लाख में 60,000 का प्रोविजन का डेप्रिसिएशन जो अभी तक बढ़ता आ रहा है, और ये 20,000 का जो 80,000 टोटल कैलकुलेट होगा, बचेगा 1,20,000 का। और जो फर्नीचर था वो 1 लाख था, 27 और 10 37,100 घटाओगे, इसका जो भी बैलेंस बचेगा वो होगा। ये वो केस है जब प्रोविजन आपको डायरेक्ट यहां दे रखा हो और आपको 10% डेप्रिसिएशन उसके अंदर वो जुड़ के खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, अब एक क्वेश्चन है, इसमें डिटेल ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट साइड कहता है मशीन अकाउंट, ठीक है, सेम 2 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 80,000। कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अच्छा, आपने अभी पढ़ा पीछे क्वेश्चन में, वहां डेप्रिसिएशन अलग से लिखा हुआ था एडजस्टमेंट, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, यानी कि सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होगा। कितना है डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपये। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट दे रखा है मेरे भाई 36,000 रुपये, और फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हजार पे है, 4,000। और इसके अलावा कोई जानकारी आपको दी नहीं है। अब इसमें ध्यान से समझना, अब आपको कोई जानकारी नहीं दी है, ठीक है। अब आप बनाओगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका। एडजस्टमेंट में तो कोई खर्चा हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट में तो कोई खर्चा हुआ नहीं है, तो उस साइड पे अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। एडिशनल तो कोई खर्चा नहीं जो 2 जगह आएगा, लेकिन आपके खर्चे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्रोविजन है जो मशीन में से कम हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है एक, और ये फर्नीचर पे एक खर्चा है। ये एडजस्टमेंट में नहीं थे, पिछली बार ये एडजस्टमेंट में थे, इस बार ये कहां दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में। दोनों कहां दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में दिए, यानी कि एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे। है दोनों क्या, खर्चे हैं, खर्चे हैं दोनों। प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट, ये दोनों आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपका मन में सवाल, पिछले क्वेश्चन में आपने डेप्रिसिएशन असेट्स में से घटाया था क्योंकि वो एडजस्टमेंट था, एक जगह वहां लिखा था और एक जगह फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था डेबिट साइड। तो ये 20 और 4
24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ये सिर्फ यहाँ इतना ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म। और ये 24,000 का इनसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी और नहीं, और जगह नहीं आ सकता, ये सिर्फ एक ही जगह आएगा, ध्यान रखना, एक ही जगह आएगा। ये एक जगह आ चुका है, इसका काम खत्म, अब ये और कहीं नहीं आएगा। अब यूं मत सोचना कि आप यहाँ पर बनाओ असेट्स में मशीन अकाउंट और उसमें से ये यहाँ 2 लाख लिखो और उसमें से 20,000 घटा दो, अब ये नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चे में ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब भी पता है क्या है कि ये 2 लाख में ऑलरेडी घट चुका है। घटा है तो पता है क्या नहीं घटा, ये 80,000। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री करी कहाँ है अभी तक, करी कहाँ है अभी तक। अब करेंगे ना मशीन अकाउंट 2 लाख, कितना घटाएंगे 80,000, कितना बचेगा 1,20,000। और यहाँ 36,000 सिर्फ फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई प्रोविजन था ही नहीं तो सिर्फ 36,000 आ जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन घटेगा ही नहीं मेरे भाई। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इस तरफ तो आपका पूरा बनेगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस तरफ फॉर एग्जांपल आप यहां बनाओगे बैलेंस शीट। आपको तीनों एक साथ बनानी है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन नहीं, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखो मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ, पेपर में मत कर देना ऐसा। बैलेंस शीट एज ऑन, और आदत डाल लो क्योंकि 12th में बोर्ड चेक होगी। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। करना क्या है आपको, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए ना, आपको एडजस्टमेंट पढ़नी है सबसे पहले, और एडजस्टमेंट पढ़ के जिन जिन चीजों का यूज हुआ हो उस ट्रायल बैलेंस में उसको कॉपी, उसको टिक करना है कि इस पे एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की दी गई है 15,000, 15,000 उसको भी छोड़ दो। अब इंश्योरेंस दिया है, जैसे आपको इंश्योरेंस देना मेरे भाई, जैसे आपको इंश्योरेंस दे, ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या इंश्योरेंस कहीं पर लिखा है, देखो कहीं पे लिखा है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये इंश्योरेंस ही है मेरे भाई, ठीक है। अब अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में सैलरी और टैक्सेस है, यानी कि मेरे भाई टैक्सेस की 2 एंट्री है, टैक्सेस की 2 एंट्री है और सैलरी की भी है, ध्यान रखना, दोनों खतरनाक सीन बनेगा। कमीशन 5,000 पे अभी तक रिसीव नहीं हुई है, कमीशन दिखाई दे रही है, हाँ। कमीशन जब देखे तो क्रेडिट साइड वाली देखना। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 2%, बिल्डिंग कहाँ है ऊपर 2,20,000, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो क्वेश्चन के अंदर ही होती है, हाँ, यानी कि नहीं, वो होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडजस्टमेंट, और उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आपको दिखेगी 12% इन्वेस्टमेंट पे। देखो 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट को देखो, और उसके नीचे क्या देखो, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखो। ये दोनों एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अब जैसे जैसे वो टिक वाइज आती रहेगी करते रहेंगे। सबसे पहला मेरे भाई ओपनिंग स्टॉक 12,000 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 12,000। फिर इसके नीचे आता है टू परचेज, परचेज में आप परचेज माइनस परचेज रिटर्न बोलते हो। देखो क्या है, क्या परचेज मेरे भाई 89 है और परचेज रिटर्न कितना है 4,500, ठीक है। गुरमान कैपिटल लिखिए, कितने के गुरमान कैपिटल 3,84,000, तो यहाँ लिखो 3,84,000। उसके बाद उसमें उसके बाद उसमें कुछ है, क्या है, ड्राइंग्स है, तो माइनस कर दो कितनी 7,600, ठीक है। अभी माइनस करके ऐसे ही रख देना, ठीक है, सॉल्व मत करना, ठीक है। चलो चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना आएगा 0 0, 10 में से 6 गया 4, 13 में 7 गया 6, 3,76,400। अगला बताओ, अगला सीक्वेंस वाइज चलेंगे। परचेज
परचेज जैसे ही करोगे परचेज रिटर्न, और जैसे जैसे करते जाओगे ना बुक में टिक मारते चलना। ये आएगा 84,500, तो 8 नहीं लिखा उसके आगे मेरे भाई। इसके बाद सेल्स है, बाय सेल्स। सेल्स कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख है मेरे भाई। सेल रिटर्न माइनस करो इसमें से 28,000। क्या आंसर आएगा? 1,47,200। कोई दिक्कत मेरे भाई। अगला, अगली एंट्री क्या है? वेजेस। वेजेस मेरे भाई कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना आएगा? 8,000। अगला बोलो मेरे भाई। हाँ, बिल्डिंग की एडजस्टमेंट है आप क्वेश्चन में? हाँ, तो हमने टिक भी मार रखी थी, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग। कितना है बिल्डिंग? 2,20,000 की। अब उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करो। अब देखो एडजस्टमेंट है, एक बार यहां से माइनस और एक बार यहां प्लस। ठीक है, कितना है मेरे भाई बिल्डिंग? 2,20,000। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4,400। मेरे भाई कितना बचेगा? 2,15,600। लेकिन एक बार मेरे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में देखो क्या डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में देखो, इसमें नहीं है। क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा है? पक्का? पक्की बात? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, तो लिख दो। ये एडजस्टमेंट क्लियर है? एक एडजस्टमेंट हमने कर ली है। एडजस्टमेंट क्लियर है? चलो आओ आगे देखो। नेक्स्ट बताओ मेरे भाई। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन फर्स्ट। अब मेरे भाई ये ध्यान रखना, इसमें मजा आएगा। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट खरीदी आपने 12%, ठीक है ना, 12% की इन्वेस्टमेंट है। कितने रुपए की है? ये डेबिट में लिखी हुई है ना, ठीक है। 12% इन्वेस्टमेंट मतलब हर साल कितना ब्याज मिलेगा? हर साल कितना ब्याज मिलेगा? 12% है तो 12,000 मिलेगा ना। 12% ऑफ 1 लाख, 12,000 ब्याज मिलेगा। लेकिन उसके नीचे पढ़ो, पढ़ो नीचे कितना दिखा रहा है? 9,000। कितना ब्याज मिला मेरे भाई? यानी कि कितना नहीं मिला। अब ये कहीं लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट, जो आपको खुद को दिमाग लगाने, अक्ल लगा के सोचनी। कल को कभी भी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखी है तो ढूंढना, और पक्का हाईली चांस है इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब आप देखो इन्वेस्टमेंट तो यहां लिख दोगे, क्योंकि ये तो आपके एसेट्स है। कितनी लिख दोगे? क्योंकि इसका ब्याज व्याज यहां नहीं लिखोगे, ब्याज आपकी कमाई है। ब्याज आपकी कमाई है, क्या होगी? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना आ गया? 9,000 आ गया। कितना नहीं आया? 3,000 नहीं आया। कल को तो आएगा ना अक्रूड इन्वेस्टमेंट, और ये आपने कमा ली, टोटल 12,000 आना चाहिए। लेकिन ये आपको कमाई है, मिली नहीं है, कल को मिलेगी, तो यहां पर भी आएगी अक्रूड इंटरेस्ट, है ना, एक तरीके से। कितना? 3,000। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली बोलो मेरे भाई। देखो हमने क्या सोचा कि इस 3,000 रुपए के बारे में बात इसने नहीं करी, लेकिन क्या इसने बात करी है? हाँ, इसने तो कर दी। तो फिर ये दो जगह नहीं आएगी। हाँ, वो 9,000 हो गई है, यानी कि यहां से 9,000 ही दिखाना, और वहां 3,000 एक जगह बस। अगर सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट लिखोगे तो सिर्फ वो वहीं आएगी। लेकिन हाँ मेरे भाई ध्यान सुनो, इधर देखो, इधर अगर मान लो बाय चांस नहीं बोला होता तो जैसे हमने करा था वो होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो मेरे भाई। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। यहाँ पे आ जाएगा फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। कितना है मेरे भाई? 20,000। 20,000। आओ अगला बोलो। जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस है मेरे भाई, इधर लिखो। जनरल एक्सपेंस कितना है मेरे भाई? 2,000। 2,000। अगला बोलो। अच्छा मैं इस पर पढ़ नहीं रहा, इस पर एडजस्टमेंट है कि नहीं है, पढ़ना चाहिए मुझे? मैंने टिक कर रखा है ना। अगला बोलो। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट है ना, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2,400। अगला बोलो मेरे भाई। है कमीशन पे कोई एडजस्टमेंट है ना? कितनी है? क्रेडिट है तो फिर कमाई है। फिर यहाँ लिख दो बाय कितना मेरे भाई? वैसे ट्रायल बैलेंस में कितना कमीशन लिखा है? आप कहोगे भैया 3,500 रुपए की कमीशन है, और एडजस्टमेंट पता चला कि 5,000 रुपए की कमीशन जो अभी भी कमानी है, अभी मिली नहीं है, अभी आएगी। तो आप यहाँ पर अक्रूड कमीशन लिख देना, बिल्कुल सही, या फिर अर्नड इनकम लिख देना। कितने की? 5,000 रुपए की। टोटल आपका 8,500 जाएगा। ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो ये यहाँ भी और यहाँ भी अक्रूड में 5,000। ठीक है मेरे भाई, अगली एंट्री बोलो। अब इसकी एंट्री है मेरे भाई बहुत सारी है ना, एक टैक्स की अलग से है और एक इंश्योरेंस की भी है। कितना है मेरे भाई टैक्स और इंश्योरेंस? टैक्स और इंश्योरेंस दोनों की एंट्री है, मुझे पता है। पहले मेरे भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस की दी थी। इंश्योरेंस के लिए क्या बोला था? 400 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है, ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया। तो मेरे भाई यहां से हटाओ,
है ना, एडवांस पे कर दिया और कल को एसेट्स बढ़ गया, क्या होगा, एक तरीके से एडवांस इंश्योरेंस कितना, 400 रुपए। लेकिन मेरे भाई टैक्सेस की भी एडजस्टमेंट है यहाँ पर। टैक्सेस के बारे में क्या उसने बोला है, उसने बोला है कि टैक्सेस आउटस्टैंडिंग भी है 1300, मतलब 1300 का टैक्स भरा भी नहीं है, तो खर्चा हो गया भैया, भरना पड़ेगा 1300 रुपए का टैक्स, और बढ़ गया ये लो, है ना। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी यहाँ पर एक तरीके से आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितना, 1300, 1300 का आउटस्टैंडिंग, तो 13 में से 400 गया 900, 900 और 1300 कितना हो गया, 2200। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। इस वाली एंट्री में एक ही के अंदर दो दो एडजस्टमेंट थी, समझ में आ गया, 1300 की यहाँ, 400 की यहाँ, कोई दिक्कत, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट बोलो मेरे भाई। डेटर के बारे में तो देखो, डेटर का लेना देना बेड डेप्ट से होता है सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ डेटर डायरेक्ट आ जाएगा, कितना है मेरे भाई, 80,000। 80,000, लिख दो 80,000। अगला बोलो मेरे भाई, कितना क्रेडिटर, अगला बोलो मेरे भाई। कैश एट बैंक कितना है मेरे भाई, कैश, कैश कितना पड़ा है, 12,000। और बैंक, बैंक में 12,000 है, कैश इन हैंड में 20,000। भैया ये अमाउंट देखने में बड़ी दिक्कत होती है। लाइन वाइज देखो, इसलिए ना लाइन दे रखी होती है, कर ले करो बस मेरे भाई। सैलरी रह गई, सैलरी खर्चा है, यहाँ पे लिखोगे 2, सैलरी कितने की, 8,000। उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि 2,000 की सैलरी अभी पे नहीं करी है, टोटल 10। और कहीं आएगा रेहान आउटस्टैंडिंग सैलरी, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, मगर ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 2,000। सारी एंट्री हो गई, एक रह गई, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है मेरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आप टोटलिंग करोगे इस साइड, अब देखो तीनों बन चुके हैं आपके अकाउंट, ऐसे करना है आपको, कहीं एक एक अकाउंट बना के करो, ऐसे मत करना, समझ रहे हो, इधर तो इधर इधर, समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है ना। 1,62,200, 1,62,200, और क्या आ गया इस तरफ, ग्रॉस प्रॉफिट 37,700 का टोटल कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो कि यहां पे लिखना ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, और फिर यहां पे बाय क्या कहते हैं, हाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कितना, 37,700। इसी का बैलेंस ज्यादा लग रहा है, इसको फिर यहाँ टोटल करोगे मेरे भाई, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 55,200, ठीक है, यहाँ भी 55,200, और फिर यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कितना आ रहा है मेरे भाई, 34,200 रुपये आ रहा है। और यहाँ पर इस साइड पे 34,200 रुपये, 006 6 4 10 7 3 10 और 11 3 और 1 4, 4,10,600 रुपये मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका टोटल करोगे, हाँ लिखेंगे ना, 4,32,900, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखना, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं, जो कि कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15,000, और इस साइड भी सब टोटल करके कितना ही आना चाहिए, 4,32,900, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को कवर करते हैं।